सरला, तू चुप हो जा। ऐसी पुण्यशाली आत्मा धरती पर कम ही होती है। सरला की पड़ोसन सरला को ढांढस बंधाते हुए कहे जा रही थी। उतने में सरला जी का बेटा राकेश भी अपने पिता के मृत शरीर को अग्नि देने वहां पहुंच गया। बेटे को देखकर सरला जी फूट फूट कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा ने तुझे बहुत याद किया। अंतिम वक्त में तुझे देखने की चाह थी उनकी, मगर ये चाह पूरी ना हो पाई। जब से बीमार पड़े थे एक ही रट लगाए हुए थे कि मुझे राकेश से मिलना है। इसीलिए कभी कभी तुझे वीडियो कॉल लगा देते थे, मगर वीडियो कॉल से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। कहते थे बस एक बार राकेश रूबरू मिलने आ जाए, फिर मैं शांति से मर पाऊंगा। बहुत राह देखी बेटा उन्होंने तेरी। अंतिम समय में भी बस तेरा ही नाम उनकी जबान पर था। राकेश अपनी माँ को संभालते हुए बोला, माँ, होनी को कौन टाल सकता है। हम सभी ये बात जानते थे कि एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा। पापा की बीमारी ही ऐसी थी। आप संभालिए अपने आप को। सरला जी लगातार रोए जा रही थी। नाते रिश्तेदार, पड़ोसी सब उन्हें संभालने में लगे थे। राकेश ने अपने पिता के मृत शरीर के पांव छुए और उन पर फूल माला चढ़ाकर एक जगह बैठ गया। दूसरी ओर औरतों के समूह में राकेश को देखकर कानाफूसी हो रही थी। उनकी बगल में रहने वाली शोभा दूसरी औरतों से बोली, अब आया है विदेश से, जब पिता परलोक सिधार चुके हैं। बेचारी सरला हर बार फोन पर इससे आकर अपने पिता से मिलने का कहती, मगर ये एक बार ना आया। पूरे 10 महीने ईश्वर चंद्र जी बीमार रहे और हर बारी ईश्वर चंद्र जी भी यही कहते थे, एक बार राकेश को देख लेता, उसके बाद भले प्राण चले भी जाएं तो कोई बात नहीं। बेटे को पिता की इतनी गंभीर बीमारी में भी उनसे मिलने तक का समय नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर चंद्र जी के नौकर का बेटा राजू और उसकी पत्नी माया साथ थे, वरना बेचारी सरला अकेले कैसे इतना सब संभालती। समूह में से दूसरी औरत बोली, इसके बीवी बच्चे विदेश से क्यों नहीं आए। पिता के मरने पर ही कम से कम अपने परिवार संग आ जाता। और देखो तो जरा, आंखों में एक आंसू नहीं है इसकी। ऐसे लग रहा है जैसे बस क्रियाकर्म का भार उतारने चला आया हो। शोभा फिर बोली, अरे बच्चे विदेश जाकर ऐसे ही हो जाते हैं, फिर इन्हें थोड़े ही अपने माता पिता के प्रति लगाव होता है, बस अपनी बीवी के होकर रह जाते हैं। ऐसे समय में भी बीवी साथ नहीं आई। इसकी पत्नी तो बस विदेश में ही रहना चाहती थी। शादी के बाद भी कभी यहाँ सरला जी के साथ ना रही। किस्मत वाली है इनकी बहू, जो इतने अच्छे सास ससुर मिले कि खुशी खुशी बेटे के साथ विदेश भेज दिया। एक बार भी यहाँ रहने की जिद नहीं की, मगर आज ससुर जी के मरने पर भी भारत नहीं आई। ये बात तो गले से ही नहीं उतर रही। जब इस समय भी वो भारत नहीं आई तो बेचारे ईश्वर चंद्र जी की बीमारी में मिलने क्या खाक आते ये लोग। बेटा भी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आया है, उसको देखकर यही लग रहा है। पंडित जी ने राकेश से कहा, तुम अग्नि संस्कार की तैयारी कर लो। राकेश ने पंडित जी के कहे अनुसार क्रियाकर्म का सारा विधि विधान खत्म किया और ईश्वर चंद्र जी की चिता को शमशान में जाकर अग्नि संस्कार दे दिया। शमशान से आकर सभी लोग नहा धोकर वहां बैठ गए, जहां पंडित जी अभी आगे के विधि विधान बता रहे थे। सरला जी के घर में रहने वाले राजू और उसकी पत्नी माया ने सभी के लिए चाय बनाई। राजू के पिता बंसीलाल जी ईश्वर चंद्र जी के यहाँ काम किया करते थे। लगभग 20 साल पहले बंसीलाल की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब से उसके अनाथ बेटे राजू को ईश्वर चंद्र जी और सरला जी ने ही पाला पोसा और उसकी शादी भी करवाई थी। सरला जी का खुद का बेटा राकेश तो वैसे भी नौकरी के सिलसिले में विदेश जा बसा था, मगर यहाँ राजू के रहते ईश्वर चंद्र जी और सरला जी को कभी कोई मुश्किल नहीं आई थी। राजू और उसकी पत्नी ने इन 10 महीनों में ईश्वर चंद्र जी और सरला जी दोनों का खूब ध्यान रखा था। ईश्वर चंद्र जी को 10 महीने पहले कैंसर हो गया था। तब से ही वे बहुत बीमार रहने लगे थे। सभी आस पड़ोस के लोग भी यही कहते, जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भगवान ने उसे ना जाने कौन से जन्मों के पापों की सजा दी होगी। वरना ईश्वर चंद्र जी जैसे दयालु और सबकी मदद करने वाले इंसान आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं। सरला जी ने हिम्मत ना हारते हुए ईश्वर चंद्र जी की खूब सेवा की थी और इसमें उनका साथ दिया राजू और माया ने। राजू और माया घर में हंसी खुशी का माहौल भी बनाए रखते, जिससे इतनी बड़ी बीमारी से उभरने में ईश्वर चंद्र जी को मदद मिल पाए। राजू तो वैसे भी बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान है। वो ईश्वर चंद्र जी को हंसाने का हर प्रयास करता ताकि वे अपनी गंभीर बीमारी को कुछ पल के लिए भूल पाए। सरला जी जब अकेले में खूब रोती तब माया उन्हें सहारा देती और हमेशा उनका दाहिना हाथ बनकर उनका हर काम में सहयोग करती। सरला जी माया से कहा भी करती थी,
अगर तुम और राजू ना होते तो ना जाने मैं अकेले कैसे मेरे पति को संभाल पाती। बेटे बहू को तो पिता से मिलने आने तक की फुर्सत नहीं है। सरला जी की खुद की बहू जो विदेश में रहती थी, उसे तो सरला जी से मतलब ही कहां था। राकेश की नौकरी जब से विदेश में लगी थी, तब से उसने भारत का रुख करना ही बंद कर दिया था। सरला जी बेटे की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए उसे बार बार भारत आने को कहती, मगर हर बार की तरह राकेश कोई ना कोई बहाना बना देता। सरला जी ने राकेश को उसके मामा के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए भारत बुलाया था और कह दिया था इस बार वे राकेश के लिए भी लड़की पसंद करना चाहती है। उनके बड़े अरमान हैं बेटे की शादी देखने के। राकेश इस बार मां की जिद के आगे हार गया और बस उसी शादी में राकेश और माही ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। ईश्वर चंद्र जी और सरला जी ने खूब धूमधाम से दोनों की शादी करवाई थी। माही एक पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वो पहले से ही किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो विदेश में अकेला रहता हो, ताकि उसे यहाँ सास ससुर के साथ ना रहना पड़े। वो बस अपने बारे में ही सोचती थी। शादी होने के बाद जब राकेश ने माही से कहा था कि एक बार विदेश जाने के बाद जल्दी भारत आने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो अभी 6 महीने यहाँ माँ पापा के साथ रुकेगा, तब माही ने घर में बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर दिया था। वो बोली, राकेश, मैंने तुमसे शादी विदेश में रहने के लिए की थी और तुम्हें यहाँ माँ पापा के साथ ही रहना था, तो शादी कितनी जल्दी क्यों की? जब विदेश जाने का समय आता तब शादी करते, ताकि शादी होते ही मुझे विदेश ले जा सको। राकेश ने उसे समझाने का प्रयास किया था, मगर वो शादी के 15 दिनों बाद ही अपने मायके जाकर बैठ गई थी और उसने राकेश के सामने ये शर्त रख दी थी कि जब विदेश जाने का समय आ जाए तब राकेश उसे लेने आ जाए। वो यहाँ सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। वैसे भी माही का कहना था कि उसने शादी लड़के से की है, लड़के के परिवार से नहीं। वो यहाँ रहकर अपना बहू वाला कोई फर्ज नहीं निभाएगी। वो कभी सास ससुर वाले परिवार में नहीं रहेगी। उसकी अपनी जिंदगी है और वो इसे सिर्फ अपने पति के साथ ही जिएगी। सरला जी ने तब प्यार से राकेश से कहा था कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, ऐसे में बहू मायके जाकर बैठ जाए अच्छा नहीं लगता। राकेश, तू बहू को लेकर जल्दी विदेश चला जा और जब भी समय मिले हम लोगों से मिलने आ जाना। बहू अभी नासमझ है, धीरे धीरे शायद उसे अक्ल आ जाए और वो भी यहाँ हमारे साथ रहने को राजी हो जाए। राकेश ने भी माँ की बात मान ली थी और वो माही को लेकर जल्दी ही विदेश के लिए रवाना हो गया था। उसके 2 साल बाद माही और राकेश कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद माही वापस अपने मायके चली गई थी और वहीं उसने अपने माँ पापा के साथ 1 महीना बिता दिया। राकेश जब माही को वापस ससुराल लेकर आया तो उसने आते ही विदेश जाने के लिए कपड़ों की पैकिंग करना शुरू कर दिया था। सरला जी ने जब माही को रोकने की कोशिश की तब माही ने 2 टूक जवाब दे दिया था। मम्मी जी, मैंने शादी आपके लड़के की काबिलियत देखकर की है, आप लोगों के साथ रहने के लिए नहीं की, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे बहुओं वाली अपेक्षा ना ही रखें। और जब सरला जी ने राकेश को माही द्वारा बोले शब्द बताए तब राकेश बोला, माही सही ही तो कह रही है माँ, एक बार इंसान विदेश में रहने का आदी हो जाए फिर उसे भारत कहाँ सुहाता है। आपकी जिद के कारण हमें यहाँ आना पड़ता है, वरना आप तो जानती ही हैं मुझे भारत बिल्कुल नहीं पसंद। और माही, उसने तो मुझसे शादी उसके विदेश में रहने के सपने के कारण ही की थी, उसे तो अब भारत आना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मन मारकर आ गई। सरला जी सोचने लगी, बहू अपनी माँ के घर तो 1 महीना रहकर आई, उनका घर भी तो भारत में ही है और जो बच्चे यहीं पले बढ़े हो उनका यहाँ से ही मोह कैसे खत्म हो जाता होगा। खैर, उसके 2 दिन बाद ही राकेश और माही विदेश के लिए रवाना हो गए थे। दिन, महीने, साल बीतते गए। बहू का तो वैसे भी कभी फोन नहीं आता था, अब तो बेटे ने भी फोन करना बंद कर दिया था। ईश्वर चंद्र जी और सरला जी कभी कभार सामने से ही फोन लगा दिया करते थे। उसमें भी माही कितनी बार तो फोन पर बात नहीं करती थी और राकेश के पास बात करने का कभी समय ही नहीं होता था। यहाँ भी राजू और माया की वजह से ईश्वर चंद्र जी और सरला जी को कभी कोई परेशानी नहीं आती थी। ईश्वर चंद्र जी सरला जी से हमेशा कहा करते थे, सरला, कल को अगर मैं मर भी गया तो क्या पता तुम्हारे बेटे के पास मेरे अंतिम संस्कार के लिए भी समय होगा या नहीं, क्योंकि इतने महीनों से बीमार पड़ा हूं, फिर भी तुम्हारे बेटे को मुझसे मिलने आने का समय नहीं मिल पाया है। एक काम करना सरला, मेरी चिता को आग लगाने तुम्हारा बेटा अगर विदेश से ना आ पाए तो हमारे दूसरे बेटे राजू से ही सारी क्रियाकर्म की विधि करवा लेना, क्योंकि जिस तरह से उसके पास हमसे फोन पर बात करने तक का समय नहीं है, मुझे लगता है उसे तो मेरी चिता को आग देने का भी समय नहीं मिलेगा।
सरला जी तुरंत कहती, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो जी? देख लेना, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज ईश्वर चंद्र जी के ना रहने पर सरला जी को बार बार ईश्वर चंद्र जी की कही सारी बातें याद आ रही थी। सरला जी को अब यही आस थी कि शायद राकेश उन्हें भी हमेशा के लिए विदेश ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ को यहाँ अकेले थोड़ी छोड़ेगा। भले ही राजू और माया है, मगर सगा बेटा तो सगा ही होता है ना। अब शायद राकेश और माही मेरे बारे में सोचेंगे। मेरे बेटा बहू इतने निर्दयी नहीं हो सकते। उतने में पंडित जी की आवाज से सरला जी की तंद्रा टूटी। पंडित जी ने राकेश से कहा कि क्रियाकर्म की सारी विधि संपन्न हुई। अब 12 दिन बाद ईश्वर चंद्र जी के नाम पर एक पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तुम्हें बैठकर सारी विधि संपन्न करनी होगी। राकेश बोला, पंडित जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। वहां विदेश में मेरी बीवी अकेली है। मैं तो कल ही वापस निकल रहा हूं। पूजा आप आज ही रख लीजिए। पंडित जी बोले, बेटा, पूजा का आयोजन 12 दिन बाद ही किया जा सकता है। शास्त्रों के हिसाब से ही विधि विधान करना होगा। राकेश बोला, फिर एक काम कीजिए, ये सब विधि विधान आप मां से ही पूरा करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों के लिए इतना समय नहीं है। अब सरला जी के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वे सबके सामने बोली, बेटा, कल क्यों, तू आज ही वापस चला जा। जो बेटा अपने पिता की बीमारी में उनसे एक बार मिलने ना आ पाया, जो बेटा उनके अंतिम समय में भी उनके साथ ना था, वो बेटा अब उनकी पूजा की विधि में भी नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पंडित जी बोले, ये क्या कह रही हैं आप? पिता के मरण के पश्चात उनके क्रियाकर्म से लेकर पूजा की विधि सभी एक बेटे द्वारा ही संपन्न की जाती है, इसलिए आपके बेटे राकेश को ये सारा विधि विधान करना ही होगा। सरला जी बोली, पंडित जी, ये सारा विधि विधान हमारा दूसरा बेटा राजू कर लेगा। वैसे भी अब तक हमारे बुढ़ापे का सहारा राजू ही बना है, तो आगे भी राजू सब संभाल लेगा। और हाँ राकेश, ये भी सुनते जाओ, तुम्हारे पिताजी की सारी जायदाद पर अब राजू का ही हक होगा, इसलिए तुम कभी इस जायदाद में हिस्सा मांगने की चेष्टा मत करना। राकेश बोला, माँ, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहाँ आया था, मगर आप नहीं समझेंगी। आप लोगों को तो बस ये पूजा अनुष्ठान करवाने हैं। जाने वाला तो चला गया, अब उनके नाम पर इतना रोना धोना और धर्म के नाम पर रीति रिवाज करना, ये सब खोखलापन है। सरला जी रोते हुए बोली, हाँ बेटा, तेरे लिए ये सब खोखलापन है, तभी तो तू इन 10 महीनों में एक बार भी अपने पिता से मिलने तक ना आ सका। जा, चला जा यहां से। इतना कहकर वे जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर राकेश अब यहां पल भर भी ना रुका। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद वह यहां आना भी नहीं चाहता था, मगर लोक लाज की शर्म के कारण आ गया था। उसे यहां रहते अपने अकेले माँ बाप की एक बार भी चिंता नहीं हुई थी, मगर आज आते ही एक दिन में अपनी अकेली बीवी की चिंता हो रही थी। वो भी उस बीवी की जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जानबूझकर ससुर जी के मरने पर भी भारत नहीं आई, क्योंकि उसे तो उन लोगों से मतलब ही नहीं था। अब वो लोग यहाँ जिए या मरे, उसे क्या फर्क पड़ता है। बहू तो बहू, मगर जब बेटा भी अपने माता पिता के प्रति फर्ज भूल जाए तो ऐसे बेटे से वास्ता रखकर क्या फायदा। सरला जी के इस फैसले पर सभी आस पड़ोस की औरतें खुश थीं, क्योंकि उन्होंने पल पल उन लोगों को अपने बेटे का इंतजार करते हुए देखा था। दोस्तों, जब औलाद अपने माता पिता के प्रति सारे फर्ज भूल जाए तो माता पिता को भी पूरा अधिकार है कि ऐसे बच्चों को वे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दें और उनसे कोई वास्ता ना रखें। बच्चे बड़े होकर शायद ये भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कितने कष्ट सहन करके उनको पाला पोसा होता है, मगर माता पिता फिर भी निस्वार्थ भाव से अपना फर्ज निभाते चले जाते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती तक माफ कर देते हैं, मगर अति हो जाने पर उनके दिल को भी चोट पहुंचती है और वे भी ऐसे बेटे बहू से रिश्ता तोड़ देते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।